मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया साहब को पाकिस्तान से छोड़ देना चाहिए। कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्हें खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कढ़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? इंजमामुल हक साहब ने रिजाइन कर दिया, बहुत हंगामा था उनके रेजिग्नेशन के ऊपर। भाईजान ने बहुत करप्शन की है। दाढ़ी जो थी उनकी अपने पेट तक थी, उनकी मूछें साफ थी उनकी, और नमाज में बहुत तवज्जो थी, लेकिन पाउंड भी बहुत प्यारे थे उनको। लंदन में पाउंड लिए बहुत भाईजान। अफसोस है, देखें ये भी अफसोस है कि किस तरह का हुलिया बना के लोग वारदात डालते हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत डालते हैं ना। आपको बताया कि 27वें रोजे के ऊपर जितने ब्लैक मार्केटर हैं जिन्होंने रमजान में पैसे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जखीरा दोजी 27वें रोजे मदीना में होते हैं। कहते हैं तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई। वाह वाह वाह, ये वहां कहते हैं जाके। तो ये 2 नंबरी है। इंजमामुल हक क्या है, वो सारे अब तो स्कैंडल बाहर आ चुके हैं। अल्लाह भला करे। सजा नहीं होगी सर, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी जब सब सामने हो गया? भाई ना, सजा कभी आज तक हुई पाकिस्तान में? मुजाहिर नकवी साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम नहीं है, उनको पकड़ रहा है? किसको पकड़ रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान में। ये तो फैशन ही नहीं ना कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो करप्शन ना करे उसको पकड़ते हैं। जो शरीफ आदमी होगा, जो करप्शन नहीं करता, उसको पकड़ के पैसे बनाने का फैशन है पाकिस्तान में, और वो है, उनको किसने पकड़ना है? दूसरा ये है कि जो आपकी कामयाबी का सीक्रेट आरजू ये है, जो खाता है खिलाता है वो तो बादशाह है भाई, वो तो मलक रियाज बन जाता है ना पाकिस्तान में। आप देखें आरजू, जो जिस तरीके से आपके जो हालात हैं आगे फ्यूचर में, जब मेरे पठान भाई अफगानी भी आपसे आगे निकल गए हैं, अब तो कोई मुल्क ढूंढना पड़ेगा आपकी मिसाल देने के लिए। पता नहीं वो कई दफा मैं पहले माजी में कांगो कहता था, कांगो तो बहुत सिविलाइज हो चुका है आपके मुकाबले में। अब तो देखता हूँ सोमालिया भी आगे जा चुका है। अब देखते हैं आपका किससे मैच कराना है, किससे आप मिलते जुलते हैं। सर अच्छे की उम्मीद रखें सर, शायद कुछ बेहतर हो जाए। भाई मुझे तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर साहब से है, और जिस स्पीड से चल रहा है मेरी उम्मीदें वो इतनी ताकतवर नहीं, उसमें सकत नहीं, खत्म होती जा रही, क्योंकि पता नहीं वो कोई वो क्रैकडाउन नहीं कर रहे करप्शन के ऊपर, और आपका मेन इशू आपके सोसाइटी का करप्शन। सर हो सकता है मोदी जी अखंड भारत कर दें तो हमारा मसला भी हल हो जाए, हम उन्हीं के गले पड़ जाएं जाकर। आरजू वो क्यों करेंगे? मुझे ये बताएं, वैसे मुझे ये बताएं उनका फायदा है इस चीज में? नहीं, नुकसान है। नुकसान ही। आप मुझे ये बताएं, आप कहीं जाएं कुछ चीज खरीदने के लिए, 5 चीजें पड़ी हो आपके सामने, आप उसमें कुछ चलती चीज लेंगे ना, जो साफ सुथरी पड़ी हो, जो खराब हो, सड़ गल रही हो, जिसमें कीड़े पड़े हो, लेंगे आप? जहां आप जिहाद के टीके 10-10 साल बाद लगाए जाए, 15 किस्म का 20 किस्म का इस्लाम चल रहा हो वहां पे, आप लेंगे वो? एक कंट्री खत्म होने को है तो उनको वो क्या करेंगे इसको लेकर? उनको क्या जरूरत है इसकी? आप तो भाई पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं लेना चाहते तो वो क्यों लेंगे भाई? पाकिस्तान में इस वक्त तो एक भी पाकिस्तानी नहीं है, सारे फराडी है उधर। मैं तो आप ही होंगे मेरे ख्याल में आखिरी पाकिस्तानी यार। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, धोखा किया लोगों के साथ, आपने फ्रॉड किया, नाम रख दिया पाकिस्तान। कोई चीज पाक है वहां पे? किसी के ख्यालात सोचे पाक हैं? लेकिन दुख है, अफसोस है आरजू, इस पे जितना भी किया जाए मातम कम है। लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ ऑप्टिमिस्ट रहने की, ऑप्टिमिस्टिक कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए। लेकिन पता नहीं, मैं जिस तरह आपको बताया कि खुदा की जात भी अपना हमारी दुआएं सुनती है ना बददुआएं सुनती है। हमने शायद गुनाह बहुत ज्यादा कर लिए पाकिस्तान। वो भी तंग आ गए होंगे सुन के कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है। तो भाई मैं आप जाके कभी भी मदीना और मक्का देखें, सबसे ज्यादा वहां बैठे हैं, वो ये करते हैं बातें वहां पे, लेकिन पता नहीं दिल से नहीं करते, इस्लाम को समझ ही नहीं पाए, एक फॉरेन रिलीजन है, उसको सीरियस ले नहीं सके। सर अगर खुद ठीक हो तो इन्हें मक्का मदीना जाके दुआएं करने की जरूरत नहीं, जहां भी मौजूद है वहां से सुन लेगा ऊपर वाला। खुदा हर जगह, खुदा हर जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। मैं 100% एग्री करूंगा आपसे। आपका यही मक्का है, यही मदीना है, अगर आप करना चाहते तो उसमें कोई शक नहीं, बेशक, टोटली। दानिश उनकी बात कर रहा हूं, उनको कहने वालों से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो खुद मुसलमान है? और जो शायद अफरीदी और दूसरे लोग उनको कहते रहे हैं बार बार क्या मुसलमान हो जाएं, क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप लोगों को इस तरह कन्वर्ट करें? आप
क्या जब मुगल थे यहाँ पे मार मार के जब या जमीनें दे दे के लोगों को इस तरह मुसलमान करते रहे, क्या ये इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है कन्वर्जन की? मेरी नाकस राय के मुताबिक, जो कि मैंने दूसरे मजहबों के बारे में बहुत पढ़ा है, किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। आरजू ये दिलों के सौदे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ हम ऐसे लोग हैं, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मैं मुसलमान हूं, मैं किसी हिंदू के घर पैदा होता तो मुसलमान होता। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां लोग मजहब को पहले पढ़ते हैं, जो उनको मजहब अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करते हैं। अब मैं मजहब के बारे में बताना चाहता हूं कि मजहब है क्या। मजहब, हर इंसान जब पैदा होता है वो स्पिरिचुअल एपेटाइट लेकर पैदा होता है। ये मजहब सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल एपेटाइट को पूरा करता है। और स्पिरिचुअल एपेटाइट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जब भी को मांगना चाहते हैं चीज तो किसी से मांगना चाहते हैं, जब वो नहीं मिलती तो आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एपेटाइट। अब उसके लिए आप ये दावे, जो बुलंद आवाज दावे करने शुरू कर देते हैं, मेरा मजहब सच्चा है बाकी सारा खराब है, ये भी गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। मैंने एक बुक पढ़ी थी इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स, तो उसमें बिलखसूस मैं जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उसमें सेंटर है, लोग मुख्तलिफ रस्तों से उस सेंटर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर इज द सेम। अगर हिंदू है वो दूसरे रास्ते से वहां पहुंच रहा है, वो दूसरे रास्ते से अपनी स्पिरिचुअल एपेटाइट को सेटिस्फाई कर रहा है। मुसलमान दूसरी तरफ से जा रहे हैं, सिख दूसरी तरफ से जा रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरा, इनके फंडामेंटल सेम है सबके। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है। वो मजहब हो नहीं सकता। वो किसी ह्यूमन ने उसको खराब करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए उसमें चेंजेस कर रखी हो, अलग की बात है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के, किसी को जख्म लगा के आप जन्नत में चले जाओगे या यू विल अचीव द जो दिस इज बिल्कुल। और बिलखसूस मेरी इतनी हमदर्दियां हैं आज दानिश कनेरिया के। मुझे बहुत दुख हुआ था ये सुन के, बहुत दुख हुआ था। आई विश, मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया साहब को पाकिस्तान से छोड़ देना चाहिए। आप उनको चाहिए कहीं चले जाएं, पॉलिटिकल असाइलम ले लें। देखिए, मैं भी तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं अमेरिका में। पॉलिटिकल रिफ्यूजी मैं फिट, मैं हूं तो नहीं पॉलिटिकल रिफ्यूजी, मेरा टाइटल नहीं है, लेकिन मैं फिट आता हूं एज ए पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मुझे पढ़ाया गया है, लिखाया गया है कंट्री के अंदर, और जब मैं उसके अरूज पे आया हूं तो रिजेक्ट कर दिया गया। मैं वो एक बच्चा हूं जिसकी मां ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनको दानिश कनेरिया को चाहिए कि वो कहीं जाएं और रिफ्यूज कर लेते हैं उस मुल्क के अंदर जहां उनके साथ इतना लोग मजाक करते रहे हैं उनकी फेथ की बेस पे, और उन्हें कन्वर्जन के लिए ट्राई करते रहे हैं। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं अगर अमेरिका में कुछ उनके लिए कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजामुल हक के पीसीबी चीफ सिलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में हंगामा मचा हुआ है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। वर्ल्ड कप के बाद दोनों से पूछताछ भी होगी। भारत की मेजबानी में खेला जा रहा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 अब रोमांचक मुकाबलों के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर रहा है, मगर इन सबके बीच पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। यह वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित होता दिख रहा है। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक अपने 7 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं, मगर अब भी टीम पर सेमीफाइनल से बाहर होने की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान ने शुरुआती 2 मुकाबले जीते, मगर तीसरे मैच में भारत से करारी शिकस्त मिली। पोल खुलने की सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। भारत के बाद पाकिस्तान टीम ने लगातार 3 और मैच गंवा दिए। इस तरह लगातार 4 हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। मगर लगातार 4 हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और टीम के फैंस काफी नाराज नजर आए। फैंस ने तो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन पीसीबी ने पुरानी फाइल खोलते हुए चीफ सिलेक्टर इंजामुल हक के खिलाफ जांच बैठा दी।
इसके बाद इस्मामुल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस पूरे मामले की आंच कप्तान बाबर और मोहम्मद रिजवान तक पहुंच सकती है। दरअसल यह सारा मामला हितों के टकराव का है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माम पर आरोप है कि वो पीसीबी चीफ सिलेक्टर के पद पर रहे उस दौरान एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी साया कॉर्पोरेशन ने भी उनके करीब 25% शेयर रहे हैं। ऐसे में इस्माम पर आरोप है कि वो सिलेक्शन के दौरान इस कंपनी के खिलाड़ियों पर ज्यादा मेहरबान रहते। पाकिस्तानी चैनल समा की रिपोर्ट के मुताबिक इस साया कंपनी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी हिस्सेदारी बताई जा रही है। यह कंपनी पाकिस्तान टीम में खिलाने के एवज में खिलाड़ियों से 30% कमीशन लिया करती थी। इसमें इस्माम, बाबर और रिजवान का भी हिस्सा होता है। यही वजह भी रहती थी कि चीफ सिलेक्टर रहे इस्माम और कप्तान बाबर के साथ रिजवान उस कंपनी के खिलाड़ियों पर सिलेक्शन के समय ज्यादा मेहरबान रहते। इस आरोप में कितनी सच्चाई है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों का मैनेजमेंट करने वाली इस साया कंपनी में खुद बाबर और रिजवान के अलावा शाहीन शाह आफरीदी, फकर जमा, यासिर शाह, हैदर अली शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर प्लेयर्स वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब बाबर और रिजवान वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान लौटेंगे तो उनसे भी इस पूरे मामले में और कंपनी से उनके संबंध को लेकर पूछताछ होगी। उनसे पूछा जाएगा कि टीम सिलेक्शन में उनका क्या रोल रहा। क्या साया कॉर्पोरेशन के सीईओ तलहा रहमानी सिर्फ उनके एजेंट हैं या उनकी भी टीम सिलेक्शन में भूमिका रहती थी। इस्माम पर आरोप है कि चीफ सिलेक्टर के पद से कार्यरत रहते हुए प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी साया कॉर्पोरेशन में उनकी हिस्सेदारी रही है। ऐसे में उन पर हितों के टकराव का आरोप बनता है। साथ ही उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के दौरान भी उस कंपनी के खिलाड़ियों को सपोर्ट किया था। इस साया कंपनी से पीसीबी का भी अनुभव है। दूसरी ओर इस्माम ने समा न्यूज से कहा कि इस साया कॉर्पोरेशन नामक कंपनी से उनका जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं रहा है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इस्माम ने इस्तीफे के बाद पीसीबी ने कहा कि इस्माम ने पुरुषों की नेशनल सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इसी साल 7 अगस्त को नियुक्त किया गया था। जबकि पीसीबी ने कहा कि वो पीसीबी को मीडिया में उठाए गए हितों के टकराव के आरोपों की पारदर्शी जांच करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगर वो दोषी नहीं पाए गए तो फिर से चीफ सिलेक्टर के तौर पर अपना पद संभाल लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ समय से बाबर और रिजवान से चिढ़ा हुआ है। इसका बड़ा कारण इन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विरोध रहा। आरोप है कि बाबर रिजवान ने इस कंपनी और एजेंट के कहने पर पीसीबी पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दबाव बनाया। वो चाहते थे कि आईसीसी से मिलने वाले राजस्व में भी पीसीबी उन्हें हिस्सा दे। पीसीबी ने उनकी यह बात तो मान ली, लेकिन तभी से यह रार शुरू हो गई थी। सारा कॉर्पोरेशन ने अपनी वेबसाइट में अपने बारे में बताया है कि वो एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो कई स्टार पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मैनेजमेंट करती है। इस कंपनी को तलहा रहमानी ने 2014 में बनाया था। वही इस समय सीईओ